नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय का 2022 का हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत है। पहला प्रश्न देखिए आप। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली से बनी रहती है। व्याख्या देख लो। प्रश्नोत्तर विधि से विद्यार्थी में सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थी इस विधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अभिनय प्रणाली अभिनय अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, या ये सशक्त आएगा, यहाँ पर सशक्त नहीं, सशक्त माध्यम से संवाद प्रदान कहानी का अभिनय छात्रों को पात्र बनाकर कराया जा सकता है। मुखौटों का प्रयोग अभिनय प्रयोग को और आकर्षक बना सकता है। जागृत शब्द का विलोम शब्द क्या है? जागृत का सुषुप्त होता है, ये वाला सही है, यहाँ थोड़ा सा ये गलत दे रखा है। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक है, क्योंकि यहाँ किसी पुस्तक का पार्टिकुलर हमने नाम नहीं लिया है, तो ये आ जाएगा। ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सुरेश पार्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये भी अच्छाई बुराई ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसकी आप परिभाषा आप देख लो। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक इत्यादि। चौथा प्रश्न, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं, उपयुक्त सभी हैं। सामान्य प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु हेतुमत। अगला प्रश्न अब आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से किन्हीं 4 ब्राह्म चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ब्राह्म चिन्ह भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 13 प्रकार के ब्राह्म चिन्हों का प्रयोग होता है। इनके आप नाम देख लो। पूर्ण ब्राह्म, अर्धब्राह्म, अल्पब्राह्म, उपब्राह्म, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक, कोष्टक, अवतरण या उद्धरण, विस्मयादिबोधक, लाघव, निर्देशक, विवरण, विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। अब इसमें कोई भी वाक्य आप बना सकते हो। 4 वाक्य उन्होंने बनाए हैं। पूर्ण ब्राह्म, लड़के का पैर फिसल गया, सूर्यास्त हो गया, लाल माँ का स्थान काली माँ ने लिया। अल्पब्राह्म, जैसे कौमा होता है, कौमा प्रयोग आप जानते ही होंगे। जैसे आप कोई नाम भी ले सकते हो, सुरेश, महेश और रमेश विद्यालय जा रहे हैं, यहाँ कौमा का प्रयोग कर सकते हो। उपब्राह्म, माँ ममता की प्रतिमूर्ति है। अगला प्रश्न है आपका, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास देखो 6 भेद होते हैं समास के। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। समास की परिभाषा देख लो। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन्हें मिलाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। 8वां प्रश्न, 6 संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो देखो संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 4 है। क्षेत्र ज्ञान और सिर। आधा क स और अ से मिला है 6, आधा त और र प्लस अ से त्र। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उसमें अ छुपा हुआ होता है। आधा ज और य, आधा स और र। लेकिन इनको आप याद कर लेना क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। प्रश्न संख्या 9,
दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आई से बनाना है, जैसे पढ़ाई लिखाई, इस तरह बन जाएंगे। आगे देखिए 10वां प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। पत्र के प्रकार लिखिए। सामान्य तौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र, जो पत्र आधिकारिक, व्यवसाय और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र व्यक्तिगत, दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न देखिए अब यहां से। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। गद्य शिक्षण, इस विधि में शिक्षक पहले पद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बतलाता है तथा बाद में सभी वाक्यों का सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट कर देता है। गद्य शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, विद्यार्थी के शब्द भंडार को बढ़ाना, भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य देख लीजिए इसके। भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना, इसके अंतर्गत उच्चारण, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। सेकंड पॉइंट, विशेष सामग्री का उल्लेख पाठ के अंतर्गत भाव्य विचारों का उल्लेख किया जाता है। विशेष सामग्री का उल्लेख पाठ के अंतर्गत भाव्य विचारों का उल्लेख किया जाता है। तो दोनों में एक जैसी लाइन दे रखी है, लेकिन पॉइंट बदल दिए हैं। चलो आगे देखते हैं 13वां प्रश्न, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य लिखने की स्वतंत्रता, अपने समाचार पत्र छापने, अपने मन के विचार और किसी भी पार्टी, समूह, दल, संगठन के खिलाफ लिखने की सफलता तथा स्वतंत्रता और आरटीआई अभिव्यक्ति से है। 14वां प्रश्न, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय ये निम्नलिखित हैं। ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना, बालकों में यह बताना अनिवार्य है कि ध्वनियाँ कैसे बनती हैं, ध्वनियों के उच्चारण में जीव, ओष्ठ, कंठ आदि का क्या योगदान है, अल्पप्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, इन सभी तथ्यों को उसे उदाहरण देकर शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, उच्चारण प्रतियोगिताएं। कक्ष शिक्षण में मुख्यतः भाषा के कालांश में उच्चारण की, ये कालांश होता है, कालांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं करानी चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखकर उनका उच्चारण कराना चाहिए। सर्वथा शुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के
वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है, भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का ज्ञान हो या पता चले उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय गया। भविष्यत्काल। क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य के आने वाले समय में करने या होने का पता चले उसे भविष्यत्काल कहते हैं। जैसे सीता विद्यालय जाएगी। 16वां प्रश्न, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। इनमें रसानुभूति, भावबोध व सौंदर्य बोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। कविता शिक्षण की विशेषता निम्नलिखित हैं। कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। कविता में भावबोध की प्रधानता होती है। कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य चित्रण की कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। कविता की लयात्मकता शब्दावली को पढ़ने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। पत्र लेखन। अच्छे पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्रों में प्रभावी होती हैं। उचित भाषा। पत्रों में भाषा शुद्ध, स्पष्ट, पाठक के लिए पठनीय एवं भद्र शब्दावली होनी चाहिए। उचित संबोधन। पत्र लेखन में पाठक के लिए संबोधन का विशिष्ट महत्व रहता है, अतः उचित संबोधन पत्र को प्रभावपूर्ण बनाता है। त्रुटि मुक्त लेखन। पत्र लेखन में व्याकरण संबंधित त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध लेखन विषय में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं या क्रिया के बारे में बताते हैं। हिरण तेज भागता है। इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है जो क्रिया भागना की विशेषता बताता है। राम अच्छा लिखता है। इस वाक्य में अच्छा शब्द लिखने की विशेषता बता रहा है, अतः अच्छा क्रिया विशेषण है। वह तेज दौड़ता है, बस वही बात है जो अभी आई है। हवा धीरे धीरे चलती है। ये सब रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।